ओपीएस के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं जिन्हें ये चाहिए, वो ये फील करते हैं कि या तो हमारे पास उतना पैसा नहीं आएगा या गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देगी एक उम्र के बाद। और जब इंसान एक उम्र तक पहुंच जाता है, जैसे हम 60 या 70 तक पहुंच जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमें सेफ्टी फील होनी चाहिए, हमारा परिवार है, हमारे में कैसे जिएंगे। तो वो एक जो डर है, वो इमोशनल जो इनसिक्योरिटी है, वो इंसान को इतना डरा के रखती है कि वो आगे ही नहीं बढ़ पाता है। व्यक्ति एजुकेट भी है, उन्होंने डिग्री भी हासिल कर रखी है और साथ में स्किलफुल भी है, तो ऐसे व्यक्ति को आप खामखा एक पचेड़ में फंसा रहे हो, एक चक्रव्यूह में फंसा रहे हो और फंसा के उसकी दक्षता कम कर रहे हो। लेकिन बीएलओ आत्महत्या नहीं करते यदि वर्क प्रेशर नहीं होता। कोई भी अपने जीवन को दांव पे नहीं लगाता। इन लोगों का काम ग्रास रूट लेवल पे इतना ज्यादा होता है जो हम कभी देख ही नहीं पाते और उसके बारे में खैर कोई बात भी नहीं करना चाहता है। इन लोगों के दिमाग में हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है कि क्या मैं ये काम कर पाऊंगा या क्या मुझसे हो पाएगा। मैं जिनके घर जाना चाह रहा हूँ, मुलाकात करना चाह रहा हूँ कुछ चीज लेने के लिए, क्या वो मुझे मिलेंगे या नहीं, या तो पूरे जीवन को 5 हिस्सों में बांटा है मैस्लो ने। तो आपने पहले नंबर की चीज थी वो पूरी हो गई है, दूसरे नंबर की पूरी नहीं हुई, तो फिर कोई भी मनुष्य तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर नहीं पहुंच सकता है। नमस्कार, पत्रिका संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर यशपाल यादव। कर्मचारियों की लगातार हम बात करते आ रहे हैं और कर्मचारियों का ये मुद्दा एक और आ गया, बीएलओ का। पहले मुद्दा था ओपीएस का, फिर मुद्दा था टेट का जो टीचर से संबंधित था। अब बीएलओ भी तकरीबन टीचर से संबंधित है, क्योंकि बीएलओ की ड्यूटी टीचर्स में लगती है। तो ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रव्यापी मुद्दा है। बीएलओ लगातार आत्महत्या करते जा रहे हैं। 28 बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है। ये एक वर्क प्रेशर है और इस वर्क प्रेशर को कोई समझना नहीं चाहता। चुनाव आयोग कहता है कि नहीं ठीक है, काम ज्यादा कहाँ है, कुछ एक घरों में जाना, इतना काम। लेकिन बीएलओ आत्महत्या नहीं करते यदि वर्क प्रेशर नहीं होता। कोई भी अपने जीवन को दांव पर नहीं लगाता। यदि बात करें बीएलओ की खासतौर पे, फिर हम बात करेंगे ओपीएस पर और फिर हम बात करेंगे टेट पर जी। ऐसा कोई साइकोलॉजी का, कोई मनोवैज्ञानिक लॉ है, कोई कानून है, कोई नियम है जिससे ये पता लगे कि असलियत में बीएलओ ठीक है और जो उनकी ड्यूटियां लगा रहे हैं, चाहे वो एजेंसी चुनाव आयोग हो, चाहे वो अन्य एजेंसी हो, कि वो गलत है। क्योंकि आत्महत्या करना अपने आप में ही साबित हो जाता है कि वो ठीक रहा होगा, उसके ऊपर प्रेशर डाला गया होगा। जी जी। ये देखिए, बीएलओ अगर हम समझे बूथ लेवल ऑफिसर, एक ग्रास रूट लेवल पे काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, जिसमें वो घर घर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, फॉर्म्स भरवाते हैं। जो बूढ़े बड़े लोग होते हैं उनको सिखाते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ जमा करना है, कोई एंट्री अगर नहीं हुई है तो एंट्रीज करना और कुछ पुरानी एंट्रीज को डिलीट करना। तो एक बीएलओ का काम ग्रास रूट लेवल पे इतना ज्यादा होता है जो हम कभी देख ही नहीं पाते और उसके बारे में खैर कोई बात भी नहीं करना चाहता है। अभी आप एक साइकोलॉजी लॉ की बात कर रहे थे जी। आप उसको बताइए। तो इसमें ये लॉ काम करता है, इस लॉ का नाम है डॉक्टर मर्फीज लॉ, जिसमें कहा जाता है इफ यू थिंक थिंग्स कैन गो रॉन्ग दे कैन एक्चुअली गो रॉन्ग। इसका मतलब होता है कि एक बीएलओ के दिमाग में हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है कि क्या मैं ये काम कर पाऊंगा या क्या मुझसे हो पाएगा। मैं जिनके घर जाना चाह रहा हूँ, मुलाकात करना चाह रहा हूँ कुछ चीज लेने के लिए, क्या वो मुझे मिलेंगे या नहीं, या किसी का बिहेवियर टूवर्ड्स मी कैसा होगा। तो ये इस लॉ के हिसाब से ऐसे काम करता है कि जो निश्चित रूप से यदि कोई व्यक्ति इतना डरा दिया जाए कि उसके मन में डर ये पैदा होने लगे क्या इस काम को मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या ये काम इस समय में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या लोग मुझे सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली उसका डर ही सच हो जाता है और वो काम हो ही नहीं पाता। तो डेफिनेटली इतना वर्क प्रेशर डालना ही नहीं चाहिए जिससे कर्मचारी या बीएलओ डरा हुआ महसूस करे। तो ये साइकोलॉजी डॉक्टर मर्फी लॉ कहता है कि अगर प्रेशर डाला तो आत्महत्या करेगा, काम होगा नहीं जी। और डेफिनेटली काम हो भी नहीं रहा। तो रोजाना समाचारों में, टीवी पर, अखबारों में बीएलओ छाए रहते हैं जी। काम कितना है, चुनाव आयोग कहता थोड़ा है, तो थोड़ा है तो हो क्यों नहीं गया अभी तक तो नहीं हो पाता। अब बात करेंगे ओपीएस की, क्योंकि ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है कर्मचारियों के पक्ष में। उसमें टीचर भी शामिल है, उसमें सभी शामिल है। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी मेरे हिसाब से कहती होगी कि यदि आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, आप बुढ़ापे के कारण आपकी ओल्ड एज में आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, ये कहते हो कि मेरे बुढ़ापे में क्या रहेगा, मैं किस तरह से सर्वाइव कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली फिर आपकी एफिशिएंसी कम होती है। तो ये भी एक साइकोलॉजी है। हाँ जी। तो इसमें मनोविज्ञान क्या कहता है, किस तरह से, या किसी को कोट करके बताइए। जी, इसमें मनोविज्ञान ये कहता है, जिसमें हम बात करते हैं मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड्स,
जिसमें पहला तो होता है हमारा रोटी खाना पीना घर, और दूसरे में आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब जो ओपीएस के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं जिन्हें ये चाहिए, वो ये फील करते हैं कि या तो हमारे पास उतना पैसा नहीं आएगा या गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देगी एक उम्र के बाद। और जब इंसान एक उम्र तक पहुंच जाता है, जैसे हम 60 या 70 तक पहुंच जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमें सेफ्टी फील होनी चाहिए, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, या हम बुढ़ापे में कैसे जिएंगे। तो वो एक जो डर है, वो इमोशनल जो इनसिक्योरिटी है, वो इंसान को इतना डरा के रखती है कि वो आगे ही नहीं बढ़ पाता है इन चीजों से बुढ़ापे में या फिर। और समझ पाया, उसका मतलब यही है, आप बताना क्या ठीक है या गलत है, जी कि मैस्लो ये कहते हैं कि पहले नंबर पे आपको बेसिक नीड की जरूरत होती है, रोटी कपड़ा मकान की जरूरत होती है, उसमें सेक्स भी शामिल है, उसकी जरूरत होती जी है। जी दूसरे नंबर पे आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जरूरत होती है, जो पेंशन के हिस्से में आता है। यदि आपको दूसरी नंबर की चीज नहीं मिल पाई तो आप तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे पहुंच ही नहीं पाओगे। जी तो पूरे जीवन को 5 हिस्सों में बांटा है मैस्लो ने। तो आपने जो पहले नंबर की चीज थी वो पूरी हो गई है, दूसरे नंबर की पूरी नहीं हुई, तो फिर कोई भी मनुष्य तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर जी नहीं तीसरे में पहुंच जैसे सकता है। रिलेशनशिप नहीं अटेन हो पाएगा हाँ। अपने फैमिली वालों के साथ या अपने लव्ड वंस के साथ, और जब वो और दूसरे लोगों के साथ मैच नहीं हो पाता तो वो शायद एज अ इंडिविजुअल खुद के साथ भी नहीं कंफर्टेबल रह पाता है। जो चौथा बताता है नील कि सेल्फ इंडल्जेंस, मतलब खुद के साथ इंडल्ज होना, खुद से बात करना या खुद को समझना कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। तो ये भी एक पार्ट आता है उसका। तीसरे पार्ट में आता है शायद कि बिलोंगिंग, बिलोंगिंग, यस। कि वो समाज के साथ किस तरह से डील करे, अपने रिश्तेदारों के साथ किस तरह से डील करे, वो व्यक्ति नहीं करना सीख पाता यदि वो सिक्योर फील नहीं करता तो। जी तो डेफिनेटली। ये मैस्लो लॉ कहता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि टेट की, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि टेट पास करना टीचर्स के लिए जरूरी है। हम लगातार इस बात का मुद्दा उठाते रहे कि टेट पास करना क्यों जरूरी है, स्किल होनी चाहिए। और जो व्यक्ति एक्सपीरियंस होल्डर हो चुका है, 20-20 साल जिस व्यक्ति को काम करते हो, तो वो तो स्किलफुल हो चुका। और माननीय मोदी जी ने भी कहा कि स्किल होना जरूरी है, एजुकेट होना कम जरूरी है। एजुकेशन कम जरूरी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ स्किल होना जरूरी। तो एक व्यक्ति एजुकेट भी है, उन्होंने डिग्री भी हासिल कर रखी है, और साथ में स्किलफुल भी है, तो ऐसे व्यक्ति को आप खामखा एक पचेड़ में फंसा रहे हो, एक चक्रव्यूह में फंसा रहे हो, और फंसा के उसकी दक्षता कम कर रहे हो। जी इस पर कोई साइकोलॉजिकल लॉ हो? देखिए, इस पे थ्योरी ऑफ डिसोनेंस आती है, जिसमें हमारा दिमाग ये कहता है कि ये चीज मैं बहुत एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जैसे कि आपने बोला कि कोई 20-25 साल से टीचर है, अब हम उन टीचर को बोलेंगे कि आप ये एग्जाम दीजिए और ये पास करें, तब हम मानेंगे कि आप स्किलफुल है। बट एक्चुअल में ये डेफिनेशन नहीं है। हमें पता है कि वो स्किलफुल है क्योंकि वो ऑलरेडी 20-25 साल से काम कर रही है, उनके पास एक्सपीरियंस है एंड शी हैज द एक्सपर्टीज टू वर्क। तो अब हम उनको बोलेंगे कि आप एग्जाम दे, 10th या 12th या अपने कॉलेज का पढ़ें, तो शायद वो उतना रिकॉल ना कर पाए, क्योंकि एक उम्र के बाद ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि उनकी जो मेमोरी होती है वो थोड़ी थोड़ी धीरे कम होती जाती है, तो चीजों को ग्रैस्प करने की पावर भी थोड़ी कम होती है। बट स्किल एक ऐसी चीज है जो आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं, एक्वायर करते हैं। डेफिनेटली स्किल एक ऐसी चीज है जो उम्र के साथ साथ आपकी बढ़ती जाती है। और एजुकेशन और आप स्किल को दो अलग अलग हिस्सों में बांट के देखें, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी यही कहती है। आज हमने तीनों विषय पर बात की, खास तौर पर टेट के विषय में बात मैं कहता हूं कि आपने स्किल को और एजुकेशन को दो हिस्सों में बांट के देखना है, तभी आप चीजों को सही प्रकार से समझ पाएंगे, तभी सुप्रीम कोर्ट भी सही प्रकार से समझ पाएगा। ये नियम कानून कायदे के चक्रों में ऐसे टीचर्स को उलझा दिया है जो पूरे भारतवर्ष के टीचर है, उससे एजुकेशन व्यवस्था तकरीबन तकरीबन ठप होने के कगार पे है। तो आज हमने बात की बीएलओ की, उसमें साइकोलॉजी ढूंढी कि साइकोलॉजी क्या कहती है। आज हमने बात की ओपीएस की, उसमें साइकोलॉजी क्या कहती है, साइकोलॉजी के रूल क्या कहते हैं ये जाना। और फिर टेट की बात की, टेट में भी साइकोलॉजी के रूल क्या कहते हैं। तो तमाम तरह के रूल कर्मचारियों के फेवर में ही है। बाकी तमाम तरह की एजेंसी, चाहे सरकार हो या चुनाव आयोग हो या कोर्ट हो, इनको ही समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग यदि चीजें चलती रही तो डेफिनेटली बहुत स्मूथ चलेगी, वरना एक दूसरे के साथ झगड़े बहुत बढ़ेंगे, तनाव बहुत बढ़ेंगे, आत्महत्याएं बढ़ने लगेगी, और जो समाज का ताना बाना बना हुआ है, कर्मचारी का ताना बाना बना छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो समझना चाहिए तमाम तरह की एजेंसी को। बहुत धन्यवाद छाया यादव आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए।